नमस्कार, कैसे हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। वैसे मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही थी और वैसे ही एक बार नहीं है, बहुत बार हुआ है। मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि उनके ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे हैं वो उनको कितने भी टाइम भी सुधारने की कोशिश किया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और दूसरे कोई एस्ट्रोलॉजर ने, दूसरे कोई ऑकल्टिस्ट ने उनको ज़रूर बोला है कि आपके चार्ट में, आपके कुंडली में तो पितृदोष है, आपके कुंडली के अंदर तो ये जो रिश्ता आपने बना रखा है ये तो कार्मिक है। लेकिन ये सब चीज़ों का क्या बेस होता है, क्या शास्त्र इसका सम्मति देते हैं, ये सब तो बाद में की बात है। लेकिन अगर ये जो मैंने स्टोरी बताया अपने क्लाइंट की, इसके साथ अगर आप अपने आप को कनेक्ट करते हो या आपको भी ये इशू लगता है कि आप अपनी लाइफ को सुधारने की पूरी कोशिश करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम, सेम दुख, सेम सिचुएशन, स्पेशली कोई एक सेम इंसान बार बार रिपीटेडली आपकी ज़िंदगी में आ रही है या आ रहा है, तो ये इस जन्म का कोई स्टोरी है नहीं। अब मुझे आप बताओगे कि अगर इस जन्म का स्टोरी नहीं है, क्या ऑथोरिटी है इसका? वो आपको शायद आपके प्रॉब्लम के साथ कनेक्टिविटी मिल जाए। शुरू करते हैं वेदा मिस्टिक सूत्रास का ये सेशन। देखो, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पिछले जन्म का जो उधार है वो अब तक चुकाया नहीं गया है। अब तुम बोलोगे कि कैसे बातें कर रहे हो, मैं थोड़ी ना अपने पिछले जन्म में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ और आके आपको बता सकती हूँ कि ये सच है, ये गलत है। लेकिन ये जब हम नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज़ तो हम ज़रूर बता सकते हैं कि अभी हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसका नींव कहाँ पे पीछे रखा है। आजकल की दुनिया में ना बड़ा ये सब चल रहा है कि पिछले जन्म पे जाके उसको सुधार के आओ। एक बात बताओ, मतलब आपको ये भी नहीं याद होगा कि लास्ट मंडे का आपका क्या ब्रेकफास्ट था, राइट? अगर आप रोज़ एक ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे हो तो, और आप बात कर रहे हो पिछले जन्म पे जाके चीज़ें बदल के लाने की, ऐसे नहीं होता। एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझना पड़ेगा, हमारे ये जन्म इसलिए नहीं मिला है कि हम पिछले जन्म में जाके चीज़ें ठीक करके आए। ये जन्म हमें इसलिए मिला है ताकि इसी जन्म में हम चीज़ों को समझ के आगे बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली वो रास्ता लिबरेशन यानी कि मोक्ष के ओर, वही स्टोरी है। जीवात्मा को परमात्मा से मिलन करना ही है, मिलना ही है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये पूछ लूँ कि कैसा होता है कि कुछ दुख बिना वजह ही मिलते हैं। आपको लगता है, आप ज़रूर बताते होंगे, भाई मैं ज़िंदगी भर इतना अच्छा चला, मैं सब कुछ अच्छा करा, मेरे साथ इतना स्ट्रगल्स, इतना प्रॉब्लम क्यों चिपक रहे हैं। कुछ लोग तो छोड़ने के बाद भी दिमाग से जाते ही नहीं है। लेकिन देखो, वो जो हमारी पड़ोसन है, वो मुकेश जी की बेटा इतना बदमाश है, लेकिन उसके साथ सब कुछ सही हो रहा है। तो इसका जो जड़ है ना, इसको ही पूर्व ऋण और ऋणानुबंधन से जुड़ा जाता है। मतलब आपका वो जो पर्सनल पेन है वो ऋणानुबंधन तो नहीं है। और अगर ये कार्मिक है तो ये कैसा कार्मिक है? कार्मिक मतलब ये कार्मिक सिर्फ नहीं है, कर्मा ऋण है। कार्मिक ये बोलना थोड़ा सा आधा अधूरा नॉलेज दिखाता है। मैं एक कृष्ण यजुर्वेद का एक श्लोक बताना चाहूँगी। या जायमान ब्रह्मण त्रिवीर ऋण जायते, ब्रह्मचर्य ऋषिव्य, यज्ञ देवव्य और प्रजाया पितृव्य। यानी कि मनुष्य जन्म अगर ले रखे हो तो आप इसमें से कोई ना कोई ऋण लेके ज़रूर पैदा हुए हो। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, यानी कि ये तो हर किसी में लगेगा। लेकिन फिर ये ऋण लेके जब पैदा ही हुए तो फिर फ़ायदा क्या है? उस ऋण की वजह से ही तो पेन है, और उस पेन से कैसे डील करना होगा वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और ये ऋण कैसे देखते हैं? ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। अब ये जो पूर्व ऋण है, इनमें आपको अगर एक लाइन में समझना है तो ऐसे समझ लो कि पूर्व ऋण वो कर्म है, वो कर्मा है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया है और इस जन्म में एक्सपीरियंस बनकर वो वापस आया है। कोई सज़ा नहीं है, ये आपको करेक्शन करने की और थोड़ा ज़्यादा आपकी सोल को मैच्योर करने की एक तरीका है जो ऊपर वाले ने दिया है। अब देखो, डिफरेंट टाइप और पूर्व ऋण के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो ऋण आता है वो उसमें आता है पितृ पूर्व ऋण। तुम कुंडली नहीं देखना आता तुम्हें, लेकिन आप ये देखना चाहते हो ये पितृ ऋण कैसे मिलता है, तो सिंपल अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ ये सारे को जोड़ लो। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। जैसे सपोर्ट मिलते मिलते रुक जाना, यानी कि आपको लगता है कि मुझे ये सपोर्ट मिलना ही है और ये होना ही है, वहां पे जाके चीजें रुक जाना। स्पेशली आपके फादर, आपके बॉस यानी कि कोई अथॉरिटी जो है, मतलब आपके जो गार्डियन है,
उनके साथ बेमतलब इश्यूज अराइज हो जाना। और सबसे बड़ी बात आपको दिख जाएगी अगर आप करियर ब्लॉक देखते हो बिना रीजन की। अब देखो कुंडली का इंडिकेटर अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9th हाउस, इनमें एफ्लिक्शन अगर आ रहा है, आपके कुंडली के जो सूर्य है वो अगर एक्लिप्स्ड है यानी कि ग्रहण यानी कि राहु केतु में बैठे हैं और आपके सूर्य में शनि का दृष्टि आके सूर्य को बहुत ज़्यादा वीक बना रहे, आपकी कुंडली की बात कर रही हूँ मैं, और आपका जो है और राहु है वो आपकी 9th हाउस को एफ्लिक्टेड कर रहा है या खुद बैठे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको शायद पितृ ऋण मिला है। लेकिन ये पितृ ऋण को पितृदोष समझने की गलती मत करना। पितृदोष कुछ अलग ही तरीके से बनता है और पितृ ऋण कुछ अलग तरीके से, जैसे मैंने बताया ऐसे। इसको और ज्यादा बेटर लेवल पे कंफर्म करना है तो आपने D12 यानी द्वादश शतांश जो चार्ट है उसको खोल लो, उसको देख लो। अच्छा, ये ऋण चुकाने के लिए अगर आप सोचोगे कि मैं इसको चुका के जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये सबसे बड़ा स्टुपिडिटी है, क्योंकि पितृ ऋण ये लीनिएज लेवल पे चुकता है, यानी कि ये सिर्फ आप नहीं, आप अपने बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे करके आप उससे चुकाते रहते हो। अच्छा, अब बात करते हैं पुत्र पूर्व ऋण के बारे में। अब ये पुत्र पूर्व ऋण क्या है? जब मैंने ये पुत्र बात करी, ये जो वर्ड बताया आपको पता ही चल गया होगा, ये आपकी 5th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी का अगर ब्लॉक हो रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो लेकिन आपका आर्ट का जो एप्लीकेशन है वो नहीं कर पा रहे हो। और उसके साथ अगर मानो कि आपके चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब चिल्ड्रन रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? आपके बच्चे बहुत बदमाश है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे जैसे कि प्रोजेनी में डिले हो जाना, बच्चे पैदा लेट होना, कुछ ना कुछ कारण, आपका पेन रहना, बच्चों से रिलेटेड अगर बहुत ज़्यादा पेन है आपके अंदर और दूसरे ने कोई गलती किया है, उसका इमोशनल गिल्ट आपको मिल रहा है विदाउट एनी रीज़न। सीधी बात में बताए तो सोलर प्लेक्सस अगर आपका डिस्टर्ब्ड है बहुत ज़्यादा, तो आपने पुत्र पूर्व ऋण लेके पैदा हुए हो। जैसे मैंने बताया 5th हाउस में एफ्लिक्शन, स्पेशली राहु केतु एक्सिस में केतु का आना 5th हाउस में, या 5th लॉर्ड का अष्टम में चले जाना या 12वीं घर में चले जाना, ऐसे सिचुएशन में ये इंडिकेट करते हैं कि शायद आप पुत्र पूर्व ऋण लेके पैदा हुए हो। अब आएंगे हम ऋषि पूर्व ऋण के बारे में। ऋषि पूर्व ऋण से आपको पता चल रहा है कि ये गुरु या नॉलेज से जो ऋण बनता है वो। अब गुरु या नॉलेज से ऋण बन रहा है कैसे, और वो हम इस जन्म में कैसे उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं। देखो, नॉलेज होने के बाद भी कभी कभी ना बहुत सारे लोग हम हैं जो कंफ्यूजन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉलेज की कोई कमी है, ऐसा हो सकता है कि वी आर वेरी लर्नड, लेकिन उसको कहाँ पे सही तरीके से अप्लाई करना है वहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है, रॉन्ग गाइडेंस मिल जा रहा है रिपीटेडली। यानी कि इधर आपके गुरु गलत है, मतलब जिनको आपने गुरु समझा है वो शायद गुरु है ही नहीं, या वो शायद गुरु का भ्रम दे रहे हैं आपको, या आपके खुद के जो फेथ है, आपके जो खुद के आइडेंटिटी है, उसमें अगर क्राइसिस दिख रहा है तो भाई कहीं ना कहीं पे ये ऋण तो दिखता है। जब गुरु की बात कर रहे हैं, आपको तो पता चल ही गया होगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष आता है, कि जुपिटर यानी कि गुरुदेव अगर एफ्लिक्टेड हो या वो कोई पाप कर्तरी में आ जाए, या कोई भी उनके साथ केतु राहु के कोई कनेक्शन बन जाए, जैसे मैंने बताया केतु का 5th हाउस में आना या 9th में आना, ऐसे सिचुएशन, राहु का भी ऐसे सिचुएशन में आना, ये जरूर आपका गुरु ऋण को दिखाता है। अब ये ऋण का सोल्यूशन क्या होता है वो मैं बताऊंगी लास्ट में, और मैं फिर से बता रही हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू दोज रेमेडीज जिसके लिए आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना है। अब हम बात करेंगे सफरिंग बेस्ड कर्मा भोग पूर्व ऋण क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको सडन लॉस होता है, यानी कि आपने प्लान कुछ कर रखा है लेकिन वहां से आपको लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन में आप बोल सकते हो ऐसे ऋण आपके ऊपर है। अच्छा, इमोशनल पेन आ जाना जो आपको आके पूरा बदल देता है। सिर्फ यही नहीं, आप जो जिंदगी जी रहे हो उसमें आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन वो अवेकनिंग बहुत ज़्यादा सफरिंग के बाद हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, फिर जाके वो अवेकनिंग हो रहा है। मतलब आपने अपने आप को पूरा ध्वस्त कर दिया है, आपने अपने अंदर की जो भी ऊर्जा है वो खत्म हो चुका है और वहाँ से आपका अवेकनिंग हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप निश्चित हो जाओ, आप डेफिनेटली कोई सफरिंग बेस्ड डेब्ट लेके ही आए हो। अगर इसको समझना है, अगर अपने कुंडली में अष्टम घर में जाओ, अष्टम हाउस में देख सकते हो कि यहाँ पे
सैटर्न और मून का अगर कोई कनेक्शन डायरेक्टली दोनों के साथ बन रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग अष्टम हाउस और उसके साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग अष्टम हाउस मतलब जहाँ पे अष्टम का भाव बहुत ज़्यादा है, एफ्लिक्टेड बोल सकते हो, और जितना एफ्लिक्शन उसके अंदर है, जितना ज़्यादा पाप ग्रह वहाँ पे है, और वहाँ पे सैटर्न और मून का भी कनेक्शन अगर बनता है आपके कुंडली का, तो थोड़ा सा बच के, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। कर्म भोग पूर्व ऋण लेके आपने पैदा हुए हो। अब देखो और आगे अगर जाएंगे तो सेवा पूर्व ऋण जो है, सर्विस बेस्ड डेट जिसको कहते हैं, इसको समझने की सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप बहुत बचपन से ही, अगर अर्ली लाइफ में ही, बचपन से ही अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, आप एक केयर गिवर रोल प्ले कर रहे हो, या आप कोई ऐसा इंसान हो जो जिसके होने से दूसरे लोग हील हो जाते हैं और आप हील करना पसंद भी करते हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अपना ख्याल कम करते हो और आप अपने आप को ख़त्म करके दूसरे को हील करना, ये और कुछ नहीं है, ये सेवा पूर्व ऋण है। पिछले जन्म में आपने कोई जन्म में कोई चीज़ लेके आए हो जहाँ पे आपने सेवा पूरा नहीं किया था, तो वो सेवा निभा के आ रहे, मतलब शुरू तो किया था लेकिन निभाया नहीं। ऐसे सिचुएशन में आपके अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आप छठवां घर, आपके कुंडली की 12वीं घर, इन दोनों को देखो। इन घर के अंदर जितना ज़्यादा एफ्लिक्शन आ रहा है, जितना ज़्यादा पाप प्रभाव आ रहे हैं ऐसे सिचुएशन में, और अगर शनि देव आपका तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, जिसको हम सीधे बात में उपचय भाव कहते हैं, अगर ऐसे हाउसेस में ये आ रहे हैं शनि देव, तो आपके पास ज़रूर आप यही सेवा पूर्व ऋण लेके पैदा हुए हो। यहाँ पे आपको ये याद करना होगा कि कौन सा पूर्व ऋण हमारे में एक्टिव है। तो आपको पहले ही बता दूँ, आपको मैंने जो जो चीज़ बताया, तो किसी ना किसी के चार्ट में कुछ ना कुछ ये कमियाँ दिखेगी ज़रूर। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, ऐसे कोई मनुष्य जन्म हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। अगर ऋण नहीं है तो वो कुछ कम दिन के लिए आएंगे ना इस जन्म में, फिर चले भी जाएंगे बहुत जल्दी। तो ऐसे सिचुएशन में एक चार्ट के अंदर एक से ज़्यादा ऋण हो सकता है। ये ऋण को देखने की सबसे आसान तरीका जो होता है, आपको पहले देखना है कि कौन सा हाउस रिपीटेड हो रहा है। मतलब सब ऋण आपने समझ लिया कि कौन सा पितृ ऋण का हाउस है, पुत्र ऋण का हाउस है, आपको पता चल गया कि सेवा ऋण क्या है, भोग पूर्व ऋण क्या है, और उसमें जो हाउस आ रहा है उसमें जो रिपीटेटिव हाउस है, अगर उसका मात्रा ज़्यादा हो गया, राहु केतु का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके चार्ट के लिए, सैटर्न का प्लेसमेंट समझना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जो बात करूंगी वो है प्रेजेंट दशा आपका चल रहा होगा, वही ऋण एक्टिव होता है। अब देखो, जब आपको ना पूरा ये ऋण समझ में आ गया, अब आ जाएंगे उस पर बात करेंगे जिसको हम ऋणानुबंधन कहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप से जो कर्मा बनता है। अब देखो, पूर्व ऋण जब समझ आ गया है ना, अब ये बहुत आसान हो जाएगा समझना। कैसे? ये ऋणानुबंधन होता क्या है? अधूरा संबंध। अब वो संबंध आपके इस जिंदगी में और कोई तरीके से वापस आ सकता है, ये इंसान बनके, रिलेशनशिप बनके, आपके पड़ोसन भी हो सकते हैं वो। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि कोई ये अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है ये रिश्ता, क्योंकि आप पिछले जन्म से लेके आते हो। वैसे आपको एक चीज बता दूं, व्हेन वी जस्ट पासिंग बाय, चलते हुए आप किसी के आंख पे मिल जाते हैं ना, बताते कि वो इंसान भी आपके कर्म से जुड़े हुए हैं। तो कर्म से कार्मिक चीज ऋण को पूरा करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए सब लोग ही आपकी जिंदगी में वापस आते हैं, कोई रूप में आते हैं, कोई सिचुएशन में आते हैं। लेकिन ये जो कार्मिक बाइंडिंग का जो ये पेनफुल रिलेशनशिप है, ये जरूरी नहीं है कोई लड़का लड़की का संबंध ही हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, और माँ बच्चे भी हो सकते हैं, बाप बेटा भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है वो पहले जान लो। देखो, कार्मिक बाइंडिंग है, और मैंने बताया ये पुराने चीज जो कि अधूरा रह गया है, तो आप क्या करते हो, उसमें अपने आप को पाने की, अपने आप को देखने की पूरा कोशिश करते हो, या वो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा हर्ड होना चाहते हो, सुनना चाहते हो, मतलब अपने आप को सुनवाना चाहते हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन काम करते हैं, जो एफ्लिक्शन होता है राहु और केतु का। यानी कि राहु और केतु अगर एक साथ हाउस में बैठ गए हैं, राहु या केतु आप कोई भी बिठा लो, पंचम या 11वीं हाउस में, ठीक है। 5th हाउस होता है आपका प्रोजेनी का, और 11th होता है आपका डिजायर का, ठीक है। यहाँ पे भी अगर बैठे हैं 7th लॉर्ड, सप्तम जो अधिपति होते हैं, वो अगर अष्टम में या 12th हाउस में चले गए हैं, आपके हाउस का जो शुक्र है वो अगर एफ्लिक्टेड है,
और इसके साथ अगर चंद्रमा जो है उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका कुछ पाप संबंध में आ जाना, ये दिखाता है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ऐसे नहीं, आपको इमोशनल एडिक्शन भी होएगा। ऐसे सिचुएशन में आप बता सकते हो कि कोई आपके साथ बैठे हुए जो इंसान है उसके साथ भी अगर आपके उसके में भी यही कनेक्टिविटी बन रहा है और आपके और उनके दोनों की लगन कॉमनली कनेक्टेड हो रहा है, यानी कि उस इंसान के साथ तो कहीं ना कहीं पे कार्मिक बाइंडिंग तो ज़रूर है, ये आपका ऋणानुबंधन ज़रूर दिखाता है। देखो, ये जब जोग बनते हैं ना तो ये रिलेशनशिप के सुख के लिए नहीं आते, ऋण चुकाने के लिए आते हैं। तो रिलेशनशिप का सुख कैसा मिलता है? कोई रिश्ता जब वो फुलफिल हो जाता है, यानी कि एकदम से बिना प्रॉब्लमेटिक होके वो चीज़ चलना, दिस इज कॉल्ड लाइक रिलेशनशिप से सुख आना। लेकिन जब वो सुख नहीं मिलता, अब जिंदगी भर उसको लेकर तड़पते हो, तरसते हो, तो वो ऋण चुकाने के लिए ही आए हो। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे दशा का एक्टिवेशन अगर बात करें तो आप याद रखना, राहु केतु का दशा चला रहे हो, सैटर्न का दशा चला रहे हो, और जो 7th लॉर्ड है उनका दशा चला रहे हो, उसके साथ पंचम हाउस और अष्टम हाउस इनका भी जो लॉर्ड है वो दशा चला रहे हो, तो श्योर रहो कि आपको इसी टाइम पास्ट लाइफ पास्ट पर्सन का वापस आना देखोगे। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एक शास्त्रिक ट्रूथ बताती हूँ, ठीक है। शास्त्र कभी ये नहीं कहता कि ये सब ऋण से भाग जाओ। शास्त्र ये कहते हैं कि ऋण को समझ कर चुकाओ, यानी कि आप ज़्यादा अगर रेजिस्टेंट करने की कोशिश करोगे तो पेन बढ़ेगा। मुझे नहीं लेना ये पेन, अगर ये सब सोचोगे ना वो चीज़ बढ़ जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा अवेयर होना है, जितना अवेयरनेस बढ़ेगा उतना मैक्सिमम कर्मा वहाँ पे ही डिजॉल्व हो जाना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है? एक्सेप्टेंस, लिबरेशन यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे मैं आपको फिर से कृष्ण यजुर्वेद का एक आपको मैं बताऊंगी, तैतरिया में है ये श्लोक, ऋण हैव जायमान जायते सा ये इतद विद्वान कर्म करोति ना हवस्य ऋणानु उच्यते। मतलब जब तक आप समझ के नहीं कर रहे हो ना तब तक कर्मा हल्का नहीं होगा। सबसे पहले ये मान लो, मतलब ये सिचुएशन पनिशमेंट नहीं है, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है और ये मैं धीरे धीरे डिसॉल्व करूंगी या करूंगा। ये जहाँ पे आपको ये एक्सेप्टेंस आ गया है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश करोगे, वो आपको और ज़्यादा नया कर्मा क्रिएट कराएगा। और वो कर्मा आपको इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपके अवेयरनेस तो इस जन्म में भी नहीं है। तो अवेयरनेस ही एक रेमेडी है, उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, यानी कि फिर से जाके आप नया कोई चीज़ें बना रहे हो। ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एज ए रेमेडी। बेसिकली मैं अभी तक रेमेडी पार्ट में भी आ चुकी हूँ कि कैसे रेमेडी करना है। लाइफस्टाइल चेंजिंग इज द बिगेस्ट रेमेडी इन एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ जेमस्टोन पहनने से या कोई रिचुअल फॉलो करने से रेमेडी नहीं होता है। शास्त्र ये कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड के बिना कोई भी ऋण चुकता नहीं है। सिंपल, सुबह उठो, रोज सुबह शुरू करो 2 मिनट के लिए, ये बोलो अपने आप को कि जो भी मुझे मिला है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सिंपल, ये ग्रेटिट्यूड के सेंस में बोलो, ये समझ के बोलो। एंड उसके साथ इसमें कोई भी मंत्र, कोई भी रिचुअल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देव ऋण को बैलेंस कर देता है, इसमें इतना पावर है। जब कोई ऋण समझ में नहीं आ रहा है, मानो तुम्हारे पास कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तुम्हें खुद पता भी नहीं है, मैंने तुम्हें जो जो बताया इसमें भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो सिंपल चीज़ करो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ करे, अपने जो पेरेंट्स है, अपने जो बूढ़े घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखो। कोई भी वीक इंसान है, कोई भी अपने से जो इंसान डिपेंडेंट है, ऐसे इंसान की मदद कर दो। जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, या नेचर जो है, इनका सेवा करना ये बहुत हेल्पफुल होता है। और ये सेवा भी ना साइलेंट होनी चाहिए। अब अगर तुम जाके चारा खिला सकते हो तो खिलाओ ना, मतलब उसका सेवा करो, उसको ध्यान रखो। ये इसी वजह से ना यू विल सी गुरुद्वारे में बहुत लोग सेवा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो ऑटोमेटिकली आपका पूर्व ऋण को जो है सेवा ऋण है उसको वैसे ही कटा देते हैं। ये देखो, पितृ ऋण, सेवा ऋण, कर्म भोग ऋण जिसको कहते हैं, ये तीनों को ही ये हल्का करते हैं। और सिर्फ ये आप नहीं, जब ये चीज़ आप अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हो, आप अपने बच्चों में भी ये चीज़ सिखाने की कोशिश करते हो, तो ये भी आप लीनियस थ्रू लीनियस चीज़ों को बदल सकते हो। वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर द ऋणानुबंधन, इट इज़ कॉल्ड द फॉरगिवनेस। ठीक है, माफ़ कर देना। ऋणानुबंधन का सबसे बड़ा सल्यूशन ये होता है कि फॉरगिवनेस,
रियूनियन नहीं, मतलब मैंने तुम्हें माफ़ करके फिर भी मैं जाके तुम्हें ही पकड़ लिया, ऐसे नहीं होएगा। मतलब इंसान ने आपके साथ जो किया है उसको माफ़ करो, उसको आगे बढ़ने दो। आपके दिल जितना बड़ा होगा, माफ़ी देना उतना आसान होगा, बिना एक्सपेक्टेशंस का। और आपके मन में ये बोलना जो था वो पूरा हो चुका, लेट द पर्सन गो। फॉरगिवनेस का मतलब टॉलरेट करना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है ये साइकिल जो जिसमें आप फंसे पड़े हो उसको बंद कर देना। आप रिएक्टिव होना बंद कर दो, आपका सिचुएशन वैसे ही बदलते जाएंगे। और लास्ट में एक बात बताऊंगी, एक्सेप्टेंस विदाउट रेजिस्टेंस। मैंने पहले ही बोला है कि जो भोगना है उसको समझ के भोगो। ये प्रैक्टिस शुरू करो। मतलब हम बोलते हैं ना कि वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसको बंद कर दो। रेदर जस्ट बी, मतलब अपने ग्रैटिट्यूड दिखाओ कि ये अच्छी बात है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और दूसरी बात, ये इससे मैं क्या सीख रही हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप को करो कि ये जो घटना हुआ इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, ये मैं क्या सीखा। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस से रेन ना बढ़ता है, एक्सेप्टेंस से रेन जो होता है वो ढीला पड़ जाता है। ज्ञान का अध्ययन आपका ऋषि ऋण ठीक करते हैं। कैसे? जैसे मैंने बताया, आपका गुरु का एफ्लिक्शन होना ना, तो जितना ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान लोगे, देखो सबसे बड़ा टीचर कौन होता है? भगवान जी खुद ना। आप कोई भी गीता पढ़ लो, आप उपनिषद पढ़ लो, या कोई भी शास्त्रिक टेक्स्ट को अध्ययन करो, फिलोसॉफी को समझो, जो भी समझ रहे हो उसको किसी और तक पहुंचाओ, बिना ये सोच के, बिना ईगो में आके भाई मुझे सब आता है, मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं। जस्ट ज्ञान को बांटना, एक्सप्लोर करना, ये आपको ऋषि ऋण को संशोधन करता है। सिंप्लिसिटी, लाइफ में सिंप्लिसिटी रखोगे, वो शास्त्र का एक हिडन सीक्रेट या शास्त्र का एक हिडन रूल कह सकते हो। जितना सिंप्लिसिटी है उतना काम करना। जैसे कि ओवर अटैचमेंट कम करो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो, कंपैरिजन बंद करो। क्योंकि सिंप्लिसिटी के क्या मतलब है? राहु रिलेटेड जो सारे ऋण हैं उसको शांत करो। सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखना। पेशेंस इज द बिगेस्ट रेमेडी ऑफ शनि। शनि देव खुद एक बहुत ही रूटेड प्लैनेट है ना। तो इसी वजह से वो डिले देते हैं, लोनलीनेस देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो जल्दी चाहना बंद कर दो, प्रोसेस पे भरोसा रखो। मतलब रातों रात मुझे चाहिए, टाइम के साथ नहीं, मुझे अभी चाहिए, सुबह होकर सब बदल जाएगा, ऐसे नहीं होता। क्योंकि एक आप जब अंडे में से कोई चूज़ा निकलता है ना, वो फिर दूसरा टाइम अंडे देने के लिए भी उसको भी टाइम देना होता है, वो बीच का टाइम चाहिए। तो ये शास्त्र क्लियरली बताते हैं कि डर के रिचुअल नहीं करना होता है। और हमारे एस्ट्रोलॉजी भी ये बताता है कि ज़बरदस्ती कोई मंत्र पढ़ लो या जेमस्टोन पहन लो, इंस्टेंट क्योर वाला जो उपाय है, 2 मिनट मैगी तो ज़िंदगी है नहीं, किसी को दोषी बनाना ये पॉसिबल नहीं है। ये सब और कुछ नहीं, ये बस आप फिर से फंसे जा रहे हो, नया कर्मा क्रिएट हो रहा है, वो इसका पेन आपको रहेगा। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ बार बार रिपीट हो रहा है तो वो सज़ा नहीं है, इसको मान लो। वो एक याद, मतलब बार बार याद दिलाना है कि तुम्हारे आत्मा थोड़ा मैच्योर हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि इस वीडियो में आप ज़रूर बताना मुझे जो मैंने बताया ये आप कितने कहाँ तक समझ पाए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आपको अगर पसंद आ रही हो तो मुझे बताना। तो नेक्स्ट टाइम मैं कैसे वीडियो बनाऊँ वैसे ही मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, ऐसे ही हम एस्ट्रोलॉजिकली जो लाइफ का सूत्र है उसको हम समझेंगे, और फिलोसॉफिकली एंड साइकोलॉजिकली हम इसको डिकोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर तो लोगे ही, मुझे पता है। और यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मिलता है, सिर्फ सच है। फिर से मिलते हैं। हर हर महादेव।